जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पैमाने के बचतों के बारे में और पैमाने के हानियों के बारे में। स्केल ऑफ इकोनॉमीज एंड स्केल ऑफ डिस इकोनॉमीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका संबंध है बड़े पैमाने के फर्म से, बड़े पैमाने के उद्योग से। ठीक है, चलते हैं। इससे पहले की वीडियो में आप क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा ब्रीफ लेते हैं, तभी ये बात को आप समझ पाएंगे कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है या इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, बचतें क्या होती हैं पैमाने के। जब उत्पादन फलन के चैप्टर में आप पढ़ रहे थे तो उत्पादन फलन दो प्रकार की होती थी, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अभी तक आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े। अल्पकालीन उत्पादन, अल्पकालीन उत्पादन की विशेषता होती है कि उत्पादन के सभी साधनों में से केवल एक साधन या कुछ साधन परिवर्तनशील यानी बदल करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया और घटाया जाता है। बचत का संबंध, पैमाने के बचत का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, बड़े पैमाने के उद्योग से होता है, बड़े पैमाने के इंडस्ट्री से होता है, बड़े पैमाने के फर्म से होता है। कैसे? देखो, अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ इस प्रकार के फर्म होते हैं कि उनका समय के साथ निश्चित डिमांड और सप्लाई होता है। कम समय में उनको सप्लाई करना होता है, इसलिए वो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो अभी किसी खाने के होटल में हम गए, तो उस खाने के होटल की लिमिटेशन होगी पर डे बनाने की कि आप 100 प्लेट, 200 प्लेट, 300 प्लेट, 400 प्लेट, उसकी लिमिटेशन होगी कि वो एक दिन में इतना ही खाना वो दे सकता है। यदि उसे आप 1000 प्लेट की डिमांड करोगे तो वो मना कर देगा कि साहब हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, हम इतना आपको खाना नहीं दे सकते, इतने प्लेट खाना नहीं प्रोवाइड करा सकते। अब दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल उत्पादन फलन में क्या होता है, वहां पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उत्पादन का आकार बड़ा हो जाता है, फर्मों की क्षमता बढ़ जाती है, उद्योगों की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा संभव क्यों होता है? क्योंकि अल्पकाल में समय निश्चित होता है और दीर्घकाल में अनिश्चित समय हो जाता है, यानी ज्यादा समय मिल जाता है। तो वहां पर उत्पादक डिमांड के अनुसार अपने सप्लाई को बढ़ा घटा लेता है। ठीक है, अब ठीक उसी होटल पे हम जाते हैं जैसे अल्पकाल में गए थे। अब दीर्घकाल की बात हम उससे कहते हैं कि भैया 3 महीने बाद इस तारीख को हमें एक बर्थडे मनाना है और उसमें 1000 लोगों को खाना देना है। होटल कहेगा कोई बात नहीं, आप बुक कर लो। जबकि उसकी अल्पकाल में यानी कम समय में लिमिटेशन कम है, लेकिन वो उस तारीख को जो आप बताएंगे 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, किसी विशेष तिथि को 1000 लोग, तो वो उत्पादक या होटल वाला मैनेज कर लेगा कि हमें इतना खाना करना है, तो उसी हिसाब से लेबर बढ़ा लेगा, उसी हिसाब से कारीगर बढ़ा लेगा, उसी हिसाब से दुकान का साइज, प्लेटें वगैरह बढ़ा लेगा। तो समय मिल जाता है जब साधनों में वृद्धि करने का, सभी साधनों में परिवर्तन करने का, सभी साधनों को बदलने का। तो इसे कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, अब दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों को बढ़ाने की क्षमता होती है। तो उत्पादन के साधन यहाँ समान अनुपात में बढ़ाए जाते हैं, वहाँ असमान में, अल्पकाल में असमान में उत्पादन बढ़ाए जाते हैं, केवल एक साधन बढ़ाए जाते हैं, बाकी सब स्थिर रहते हैं। लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन में वृद्धि किया जाता है, समान अनुपात में वृद्धि किया जाता है। तो जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में वृद्धि किया जाता है, उत्पादन के साधनों की संख्या में वृद्धि होती है, तो उत्पादक क्या करता है, साधनों में क्लासिफिकेशन कर देता है, साधनों में विभाजन कर देता है, कह देता है कि आप एक विशेष काम करोगे, आप एक विशेष काम करोगे, अलग अलग काम बांट देता है। तो पहली बात तो दीर्घकाल उत्पादन फलन में साधनों में विभाजन हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। दूसरा, जब साधनों में विभाजन होता है तो उससे उन साधनों में विशिष्टीकरण हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है।
जो एक ही काम करता रहता है, करते 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 उसमें ज्यादा अनुभव हो जाता है, ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस एक्सपीरियंस की वजह से और क्लासिफिकेशन से की वजह से क्या होता है, फर्म को बचतें प्राप्त हो जाती हैं, फर्म को लाभ होना ज्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ज्यादा बड़े स्तर पर उत्पादन होता है तो फर्म को आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जब साधन लगाते हैं हम ज्यादा तो उससे ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा उत्पादन के होने की वजह से उसमें हमें लेबर की वजह से, कैपिटल की वजह से, इंटरप्रेन्योर की वजह से बचतें प्राप्त होती हैं। कुछ आंतरिक बचतें होती हैं, कुछ बाहरी बचतें होती हैं। फर्म के आंतरिक बचतों का मतलब साधनों में कुशलता आ गई है, साधनों में स्पेशलाइजेशन हो गया है, साधनों का वर्गीकरण हो गया, इसके वजह से आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं। और बाहरी बचतें, जब हम किसी बड़े फर्म को एक जगह लगाते हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे गाड़ियाँ रुकने शुरू हो जाती है, वहाँ पर होटल बनना शुरू हो जाता है, वहाँ पर पार्क बनना शुरू हो जाता है, वहाँ पर दुकानें विकसित हो जाती हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेज बनना शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं। क्यों? क्यों? यदि कर्मचारी को अपने फर्म यानी अपनी कंपनी के पास ही स्कूल मिलेगा तो वहीं अपना रहना शुरू कर देगा। पहले वो 50 किलोमीटर से पैदल चल के आता है तो कंपनी में काम करता है, अब वो कंपनी के पास ही अपना घर बनाएगा, अपना किराए पर लेगा और अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो हॉस्पिटल होगा तो दवा लेगा, तो फर्मों को इससे फायदा हो जाता है। इसे कहा जाता है बाहरी बचतें। और फर्म के अंदर, फर्म के अंदर किस प्रकार की, एक ही फर्म में जब एक ही व्यक्ति बार बार काम करेगा तो उसे जो है उस काम में एक्सपीरियंस हो जाएगा, इससे फर्म को आंतरिक बचतें प्राप्त हो जाता है। ये लेबर को नहीं पता होता, ये कैपिटल को नहीं पता होता, लेकिन उत्पादक को प्रभाव हो जाता है, इसका पता चल जाता है कि ये प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बचतों के बारे में। पैमाने की बचत, पैमाने की बचत। इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये दो प्रकार की होती हैं। आंतरिक बचतें, बाहरी बचतें। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल। तो आंतरिक बचतें दो प्रकार की होती हैं, पैमाने की बचतें दो प्रकार की, आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें। ये बचतें किन कारणों से होता है? इस बचतों का कारण होता है दो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइज, दो, पहला कारण और दूसरा कारण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स या फैक्टर कर लो, और स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर। ये दो कारणों से ये बचतें प्राप्त होती हैं। ये वाली बचतें दो प्रकार से इसकी वजह से होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर और स्पेशलाइजेशन। वर्गीकरण, साधनों का वर्गीकरण, साधनों का वर्गीकरण और साधनों का विशिष्टीकरण। ये आप लिखते जाइए, साधनों का विशिष्टीकरण। साधनों के विशिष्टीकरण के कारण से पैमाने की बचतें प्राप्त होती है। आपसे एग्जाम में आ जाए पैमाने की बचतें किस कारण से प्राप्त होती हैं, तो साधनों के वर्गीकरण से और साधनों के विशिष्टीकरण से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक बचतों
में कौन कौन सी बातें होती हैं, कैसे कैसे प्राप्त होती हैं, और बाहरी बचतें कैसे कैसे प्राप्त होती हैं, तो हम मिटाते हैं, फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। पैमाने की बचतें हम देख चुके हैं। पैमाने की बचत दो कारणों से होता है, साधनों के विभाजन यानी क्लासिफिकेशन और विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन के कारण। और बचतें दो प्रकार की होती, आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें। आंतरिक बचतें और बाहरी बचतों के कारण दो हैं, अविभाज्यता और विशिष्टीकरण। जनरली पैमाने की बचत कहो या आंतरिक बचत या बाहरी बचत, या बचत किस कारण होता है, क्लासिफिकेशन के कारण, स्पेशलाइजेशन कारण और इंडिविजिबिलिटी के कारण। आपने नया शब्द सुना, इंडिविजिबिलिटी, ठीक है। विभाजन का मतलब है अलग अलग श्रम को बांट देना, अलग अलग साधनों को बांट देना, वो जो है अपना काम करते रहेंगे, और जब करते रहेंगे तो उन्हें एक काम में महारत हासिल हो जाएगा, विशिष्टीकरण हो जाएगा। अब विभाज्यता क्या है, जब फर्म बड़े स्तर का होता है या छोटे स्तर का होता हो, दोनों में से उसे उत्पादन के साधन तो रखने पड़ेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, प्रबंध, ठीक है, प्रबंधक, सीईओ, ये सभी रखने ही पड़ेंगे, चाहे छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो। छोटे स्तर का होता है तो लोग अपने से खुद कर लेते हैं, इसलिए पता नहीं चलता प्रबंधक कौन है, मैनेजर कौन है, सीईओ कौन काम करता है, ठीक है, ये सब नहीं पता चलता। लेकिन जब बड़े स्तर का होता है तो सबका काम बढ़ जाता है। तो उत्पादन के लिए इन सभी साधनों की जरूरत है, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, इन्हें हम बांट नहीं सकते, इसलिए इनको कहा जाता है इनडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता। इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, इसके वजह से भी बचतें प्राप्त होती हैं। कैसे, आपको प्रबंधक रखना ही है, आपको मैनेजर रखना ही, चाहे छोटे स्तर का उत्पादन करे चाहे बड़े स्तर का उत्पादन करे। यदि आप छोटे स्तर का उत्पादन करते हैं तो भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, बड़े स्तर का करते हैं तो भी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। तो आप क्यों ना बड़े स्तर का उत्पादन करें, बड़े स्तर का उत्पादन करेंगे तो लागत कम होती जाएगी, उत्पादन ज्यादा होगा और प्रति इकाई लागत कम होती जाएगी, क्योंकि सैलरी उतनी या उससे कम, उससे थोड़ी बढ़ा के देनी पड़ेगी, ठीक। तो उत्पादन के साधनों में अविभाज्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अविभाज्यता। यदि बड़े स्तर का उत्पादन करते हैं तो प्रति इकाई लागत कम होती जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आंतरिक बचतें, जैसे तकनीकी बचतें, विपणन की बचतें, प्रबंधकीय बचतें, वित्तीय बचतें, जोखिम उठाने की बचतें, अनुसंधान की बचतें, कल्याण की बचतें, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ रिस्क अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स ऑफ रिसर्च, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। इन सभी को हम उदाहरण से समझते हैं। जब आप बड़े स्तर का उत्पादन करते हैं तो बड़े प्रकार के साधन आप इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाते हैं। जब बड़ी मशीनें लाते हैं तो बड़े 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 स्तर पर उत्पादन होता है, तो प्रति इकाई लागत घट जाता है, ज्यादा ज्यादा बड़ी मशीन ज्यादा उत्पादन कम लागत हो जाता है। इस तरीके से तकनीकी बचतें प्राप्त होती हैं। विपणन की बचतें कैसे हो जाती हैं, विपणन की बचतें इस प्रकार से होती हैं कि जो बड़े स्तर का उत्पादक होता है, बड़े स्तर का फर्म होता है, वो अपना वस्तु अपना वस्तु विभिन्न प्रकार के मार्केटों में बेच सकता है, ठीक है, विपणन कर लेता है, और उससे क्या हो जाता है, उसका रिस्क कम हो जाता है, अलग अलग बेचकर बचतें प्राप्त कर लेता है। प्रबंधकीय बचतें, जो मैनेजमेंट होता है उसका वो और स्किल हो जाता है। छोटे स्तर का उत्पादन होगा तो मैनेजमेंट का खर्चा उतना और काम कम, बड़े स्तर का होगा मैनेजमेंट तो उतना, काम भी उससे ज़्यादा उतना लिया जाएगा, ठीक है, खर्चे कम काम ज़्यादा, यहाँ पर हो जाता है मैनेजमेंट। वित्तीय बचतें, हर सोर्स में आप पैसा लगाते हैं तो उससे ज़्यादा ही बचतें प्राप्त होती हैं, जितना साधन होता है उससे ज़्यादा प्राप्त होती है, तो उसे वित्तीय बचतें कहा जाता है। वित्तीय बचतें या फाइनेंस बचतें कहा जाता है। जोखिम उठाने की कैसे बचतें, जोखिम उठाने से कैसे बचतें हो जाती हैं, जो बड़े फर्म हैं वो जोखिम उठाने की क्षमता भी बड़ा रखते हैं, उनके पास ज़्यादा पूंजी होती तो ज़्यादा जोखिम उठा लेते हैं, इसलिए वो जो है बचत ज़्यादा कर लेते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा होगी तो रिस्क ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और रिस्क बचा भी लेते हैं। कैसे,
मान लो भारत में रिसेशन है, भारत में मंदी चल रहा है, तो बड़े स्तर के उत्पादक होंगे वो अमेरिका में अपना सामान बेच देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बेच देंगे, पाकिस्तान में बेच देंगे। ठीक है, तो वो रिस्क जोखिम भी से अपना जो है कम कर लेते हैं, जोखिम कम कर लेते हैं अलग अलग बेच करके। ठीक है, अलग अलग देशों में अनुसंधान की बचते हैं। जो छोटे फर्म होते हैं वो दूसरे की रिसर्च पर अपने मार्केट को बेचते हैं कि यहाँ पर हमारा वस्तु बिकेगा। बड़े फर्म के होते हैं वो खुद अपना रिसर्चर रख लेते हैं कि हर एक मार्केट में जाकर के उनको देखना होता है हमारा वस्तु यहाँ बिकेगा कि नहीं बिकेगा, किस मात्रा में बिकेगा, यहाँ के जो उपभोक्ता है किस प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं। ये किसी भी फर्म को तय करना पड़ता है कि हम किसी मार्केट में, गांव में बेचना है तो कैसे वस्तु बनाए, शहर में बेचना है तो कैसे वस्तु बनाए, किसी मेट्रोपॉलिटन में बनाना बेचना है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए और कैसे, इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है प्रॉपर। तो छोटे फर्म इतना खर्चा नहीं उठा पाते, बड़े फर्म क्या कर लेते हैं अपना खुद का अनुसंधान करते हैं, रिसर्चर रखते हैं, वहां पर भी वो बचते कमा लेते हैं। वो कल्याण की बचते, कल्याणकारी बचते क्या होती हैं, जो बड़े फर्म के उद्योग होते हैं अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए आवागमन की व्यवस्था, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, उनके बच्चों के हॉस्पिटल की व्यवस्था ये खुद वहन कर लेते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस कंपनी, टाटा, और ये टाटा, रिलायंस, बजाज, सुजुकी, ये बहुत सारे विदेशी कंपनियां हैं, मोटर ऑटो पार्ट्स की कंपनियां हैं। ये सब अपने अपने सीईओ को, अपने अपने कर्मचारियों को कल्याणकारी योजनाएं देते हैं, पेंशन की सुविधा देते हैं, आवास की सुविधा देते हैं। इस प्रकार की सुविधा देने से क्या होता है उनको आंतरिक बचतें प्राप्त होती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय 24 घंटे उस कंपनी में दे सकता है, उस कंपनी में काम कर सकता है। तो इस प्रकार से आंतरिक बचतें एक फर्म को प्राप्त होती हैं। बाहरी बचतें क्या है, बाहरी बचतें किसी दूसरे की वजह से एक फर्म को प्राप्त होती है। जैसे सरकार जहां पर फर्म लग जाए वहां पर रोड अच्छा कर दे, वहां पर परिवहन की सुविधा कर दे, रोडवेज बसें लगा दे, वहां पर हॉस्पिटल बना दे, वहां पर स्कूल बना दे, तो इस फर्म को लगाना ही नहीं पड़ेगा। भाई वो अपने एम्प्लॉय के लिए स्कूल बनाएगा, अपने एम्प्लॉय के लिए पार्क बनाएगा, अपने एम्प्लॉय के लिए जो है कॉलेज बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, वही सरकार कर दे, संकेदन कर दे सारी चीज की, फोटोकॉपी की दुकान, इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो जाए, बिजली सुविधा हो जाए, तो ये सरकार कर देती है, तो उस कंपनी को फायदा हो जाता है, तो इसे बाहरी बचते कहा जाता है। सूचना, सारी प्रकार की सूचना, जैसे हमें इंटरनेट पे बहुत सारी सूचना लेनी होती है, मार्केट के बारे में सूचनाएं लेनी होती है, और अन्य प्रकार की जो सूचनाएं, कितनी डिमांड कितनी सप्लाई, यदि हमें इंटरनेट से मिल जाए, हमें किसी बाहरी सोर्स से मिल जाए, सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दी जाए, तो उस फर्म की बाहरी बचतें हो जाती। कल्याणकारी, सभी नागरिकों के लिए, यदि कंपनी सरकार ये कह दे सभी को पेंशन मिलेगा, सभी को विधवा पेंशन मिलेगा, सभी को जो है अन्य प्रकार के बुजुर्ग पेंशन मिलेगा, तो कंपनी के एम्प्लॉय को आसानी हो जाता है, वो काम करने में, अपने जीवन जीने में सुकून उनको महसूस होता है, उससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, कंपनी को ज़्यादा फायदा हो जाता है। विशिष्टीकरण क्या हो जाता है, जब एक कंपनी किसी एक वस्तु को, जान मान लो मोबाइल बनाता है, अब मोबाइल बनाने में मोबाइल का कवर, मोबाइल की बॉडी, मोबाइल के अंदर सिम कार्ड, मोबाइल के अंदर प्रोसेसर, मोबाइल के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होता है। अब वो एक ही कंपनी बनाए तो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, उतना ज़्यादा कुशल नहीं होगा, उतना ज़्यादा इफिशिएंसी युक्त नहीं होगा। लेकिन ये अलग अलग फर्में हो जाएं, मोबाइल अलग बनाए, बॉडी कोई अलग बनाए, उसके प्रोसेसर अलग बनाए, और जो है सिम कार्ड अलग बनाए, तो वो फर्म अलग अलग बनाएंगी और उसको कोई एक कंपनी असेंबल कर दे, तो उसमें ज़्यादा इफिशिएंसी होगा, ज़्यादा कारगर होंगे उन सभी चीज़ों में। तो इस तरीके से बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं किसी एक उद्योग में, किसी एक फर्म में। तो आप समझ गए पैमाने की बचतों के बारे में। अब पैमाने की हानियों के बारे में, डिस इकोनॉमीज या अबचतें, या पैमाने की हानियों के बारे में। पैमाने की हानियां क्या होती हैं, डिस इकोनॉमीज क्या होता है। जब बड़े पैमाने का उद्योग होता है तो बड़े पैमाने के उद्योग में एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े एरिया ज़्यादा हो जाता है, उन्हें मैनेजमेंट की समस्या हो जाती है। मैनेजमेंट की समस्या हो जाने से कंपनी को हानियां शुरू हो जाती हैं।
बड़े पावर की ज़रूरत होती है, बड़े आकार की बिजली की ज़रूरत होती है, सरकार कभी-कभी बिजली देती है, कभी-कभी नहीं देती है, तो खुद बिजली बनानी पड़ती है, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो ज़्यादा रिटायरमेंट लोग होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा पेंशन देना शुरू हो जा और करना पड़ता है कंपनी को, इस प्रकार की हानियाँ होने शुरू हो जाती है, तो इन्हें कहा जाता है पैमाने की हानियाँ। ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से कंपनी की एफिशिएंसी गिर जाती है, इसी को कहा जाता है पैमाने की हानियाँ। तो आई होप आप एक सवाल का आप जवाब समझ गए होंगे, उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। आपसे पूछा जाता है पैमाने की बचतें क्या हैं, पैमाने की बचतों के प्रकार क्या हैं, पैमाने की बचतों के कारण क्या हैं। एक ही सवाल पूछा जाता है, पैमाने की बचतों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाएं या व्याख्या करें। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। फिर भी यदि समझने में कोई या मुझे समझाने में कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और यदि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कुछ सजेस्ट भी कीजिए कि हम और अच्छा वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।